नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी संसार में और हम अब तक की नागार्जुन की 2 कविताएँ पढ़ चुके हैं। तीसरी कविता जो कि हिंदी नेट यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस के यूनिट 5 में है और तीसरी कविता जो है वो मनुष्य हूँ, आज हम इस पे बातचीत करेंगे। मनुष्य कविता को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पंक्तिवार हम उसकी व्याख्या देखेंगे। तो कविता कुछ इस प्रकार से है कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है, हरे धान के स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। उरु रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरुलता गुल्म भी बहुविधि, चंद्र सूर्य हैं, ग्रह गण भी हैं, सतसहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं, सब हैं इस पर, कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा पड़ा है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यहीं है, अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते हैं दानव कुल को। ये थी कविता जिसका शीर्षक मैंने पहले बता दिया है कि मनुष्य हूँ और ये कविता हमने पढ़ा है। अब इस कविता को एक एक पंक्ति की व्याख्या पे बात करेंगे। तो चलिए व्याख्या पे बात करते हैं। कविता की व्याख्या करने से पहले दो तीन बातों को मैं बता दूं आपको कि ये पूरी कविता 3 पदबंध में है और इसका जो शैली है वो प्रश्न शैली में है। नागार्जुन यहाँ प्रश्न करते हैं। चूँकि कविता में आम आदमी और कवि समाज का वर्णन है, तो उस समाज से और उस समाज के प्रति नागार्जुन खुद को लेके प्रश्न शैली में ही इस कविता की रचना किए हैं और इसमें संवाद जो है वो आत्म मंथन का है। आत्म मंथन यानी कि नागार्जुन की जो प्रश्न शैली जो है वो जो प्रश्न है वो खुद से प्रश्न कर रहे हैं, खुद को समाज को देखते हुए प्रश्न कर रहे हैं। अब इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए इसके अर्थ पे बात करते हैं। तो कविता की पंक्तियाँ जैसा कि मैंने पहले एक बार कविता पढ़ा भी है और फिर से मैं पंक्तिवार पढ़ूंगा और उसके बाद उसके अर्थ पे बात करूंगा। तो नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है, हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। नागार्जुन कह रहे हैं नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, क्या मैं कभी नहीं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नीले गगन में उड़ सकता हूँ। अहोरात्र जो शब्द है इसका अर्थ होता है दिन रात, यानी कि हमेशा लगातार निरंतर क्या आकाश में मैं उड़ सकता हूँ। यहाँ नागार्जुन खुद को चिड़िया बना के और प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया, क्या मेरे चितकबरे पंखों पे, जो कि चिड़िया का पंख और खुद की पंख से तुलना करते हुए कहते हैं कि मेरे चितकबरे पंखों पे भास्वर छाया यानी कि सूर्य की चमकती किरणों की जो छाया है वो पड़ती है, क्या न कभी स्तंभित होती है, क्या वो कभी निश्चल होती है, हरे धान की स्निग्ध छटा पे, हरे धान की जो स्नेह रूपी वो छटा है उस पे कभी वो निश्चल होती है। और कहते हैं कि उड़द मूंग की निबिड़ जटा पे, क्या वह कभी उड़द मूंग की जो एक दूसरे में गुत्थी बनी हुई है उस पे, उस जटा पे कभी उस घनी जटा में जाती है। आखिर मैं तो मनुष्य हूँ, नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, क्या मैं भी तो एक मनुष्य ही हूँ, क्या मैं कभी नहीं थकता हूँ। अगले पदबंध में नागार्जुन कहते हैं कि उरु रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता। तब कहते हैं कि उरु रहित सारथी है जिसका,
उरु रहित का मतलब क्या है? उरु का अर्थ होता है हृदय और कह रहा है कि उरु रहित सारथी है, जिसका मतलब बिना हृदय का जो सारथी है अर्थात सूर्य का सारथी, और सूर्य का सारथी जो है वो अरुण की बात कर रहे हैं ये, जिसके रथ का एकमात्र पहिया है, जिसमें सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझे नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ लेती है कि पृथ्वी ही मेरी माता है किस कविता की पंक्ति से। तो इस पे कहते हैं कि एकमात्र पहिया है जिसमें सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। ऐसा रथ जिसमें केवल एक पहिया है, सात घोड़े हैं, ऐसा आपने एक मिथक भी है और एक किंवदंतियां भी हैं कि सूर्य के जो सात घोड़ों का जो रथ है, तो वो नागार्जुन कहते हैं कि ऐसा रथ मुझे नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, मुझे वो रास्ता ही नहीं चाहिए जो एक नियत दिशा, निश्चित दिशा में जाता हो। मुझे ऐसा एक रास्ता नहीं चाहिए जो पूरब से उग के, मुझे एक ऐसा सूर्य नहीं चाहिए जो पूरब से उग के पश्चिम में अस्त हो जाता हो। पृथ्वी ही मेरी माता है, अर्थात पृथ्वी मेरी जननी है और मुझे इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले दसों दिशाओं का पथ चाहिए। नागार्जुन कहते हैं मुझे दसों दिशाओं का ऐस वाला पथ चाहिए, कोई एक निश्चित दिशा वाला पथ मुझे नहीं चाहिए। आगे कहते हैं कि इसे देख हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। ये पृथ्वी जो दसों दिशाओं से घिरी हुई है, इसे देखकर जो ये हमारा हरित भारत है, हरा भरा भारत है, इसको देख के मन किस प्रकार से प्रफुल्लित और खुशी हो जाता है। सब हैं इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के। नागार्जुन कहते हैं कि इस पृथ्वी पे क्या नहीं है, सब कुछ है इसी पृथ्वी पे, सब कुछ है इसी धरती पे, कि जीव जंतु है नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इसी पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं। तृण तरु लता गुल्म भी बहुविध। तृण का मतलब घास और तरु का मतलब पेड़ पौधे, लता जो कि फैली हुई लताएं हैं, गुल्म, गुल्म एक शब्द आया है, गुल्म का जो अर्थ आता है वो झाड़ी से है, कि तृण तरु लता गुल्म भी बहुविध, कि यहाँ इस पृथ्वी पे तृण भी है, पेड़ भी हैं, लताएं भी हैं और बहुत तरह तरह के झाड़ियाँ भी हैं, चंद्र सूर्य हैं, ग्रहगण भी हैं, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, ग्रह गण भी हैं। यहाँ क्या नहीं है, आप घर से बाहर निकल के बैठिए, आपको सब दिख जाएंगे, चंद्रमा भी दिख जाएगा, सूर्य भी दिख जाएगा और ग्रह भी दिख जाएंगे छोटे छोटे तारों के रूप में। अगली पंक्ति में कहते हैं नागार्जुन कि सत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। हम आसमान में देखते हैं तो चंद्रमा के साथ साथ हमें असंख्य सहस्त्र हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में तारे नजर आते हैं, कि सब है इस पर, इस पृथ्वी पे सब कुछ विद्यमान है। कालकूट भी यहीं पड़ा है। कालकूट यानी कि भयानक विष से बड़ा घड़ा, भयानक विष भी यहीं है। अमृत कलश भी यहीं रखा पड़ा है। अमृत से भरा जो घड़ा है वो भी इसी धरती पे है, कि नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का बाप भी यही है। ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कि नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। आप देख सकते हैं कि नागार्जुन जो है मुख्यतः हम प्रगतिवादी कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन नागार्जुन अपनी कविताओं में प्रगतिवादी चेतना के साथ साथ मिथक का भी यूज करते हैं, मिथक को भी रखते हैं अपनी कविता में, और वो अपनी परंपरा की बात भी यहाँ पे करते हैं कि नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का बाप भी यही है। नीली ग्रीवा वाले का मतलब ये है कि जो कालकूट यहाँ है, जो अमृत कलश है, नीली ग्रीवा का मतलब नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, उस मृत्युंजय अर्थात शिव का बाप भी यही है। जब बाप के बाद हमने हमने सर्च किया कि शिव का आखिर बाप कौन है, तो वहां से बात निकल के आई कि नीली ग्रीवा वाले मृत्युंजय के बाप अर्थात सदाशिव जिसे कहा जाता है, और उनकी माता दुर्गा भी यहीं पर हैं। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल का। नागार्जुन कहते हैं कि सारी
जो अमृत प्राप्ति के जितने भी कारण जो देवगण बने हैं, वो देवता दोबारा अमृत प्राप्ति में अब ठग नहीं सकते दानव कुल को। नागार्जुन यहाँ प्रगतिशीलता को दर्शाते हैं और वो कहते हैं मिथकीय तथ्य को तोड़ते हुए नजर आते हैं कि वो तो समय अब बदल गया है कि जब हम छल छल से या फिर धोखे से हम अमृत को अपने ले लिए और दानवों से बचा के प्राप्त कर लिए। अब वो समय बदल गया है। तब नागार्जुन कहते हैं कि अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। मतलब कि अब दोबारा इस तरह की गलती नहीं हो सकती कि दानव कुल यानी कि समाज की बात कर रहे हैं कि समाज में बैठे वो जो अपने आप को देव तुल्य बता रहे हैं, अब वो धोखे से, झूठ से, छल कपट से अमृत प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अब वो ठग नहीं सकते किसी को। ये प्रगतिशीलता है नागार्जुन की। तो ये रही नागार्जुन की कविता मनुष्यों की व्याख्या। कविता को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अब समझ चुके होंगे कि मनुष्य हूँ जो कविता का कथ्य है। मुख्य रूप से नागार्जुन इस कविता में समाज की स्थितियों का चित्रण करते हैं और खुद को मनुष्य बताते हैं कि मैं भी मानव ही हूँ इस संसार का, और मानव होने के कारण वो अपनी कल्पना को कुंठित बताते हैं। कल्पना कुंठित है तो सृजनात्मकता से चूकते हैं वो, और सृजनात्मकता से चूकने के कारण वो सृष्टि को रचने में असमर्थ होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब जो कवि है, कवि भी एक मनुष्य है और कवि भी भौतिक संसार में रहता है, उसकी भी एक भौतिक आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए संघर्षरत है। वो केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हर एक मानव की बात कर रहे हैं। ये प्रगतिशील चेतना की बात है कि सबकी अपनी भौतिक आवश्यकता होती है और उस भौतिक आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए सब लोग संघर्षरत हैं समाज में। और उसी संघर्ष को नागार्जुन कविता कविता के रूप में आकार देते हैं और वो अपनी कविता में लौकिकता को माध्यम बना के लोकोत्तर को पाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कविता समझ में आई होगी। आप अगर कविता समझ में आई हो और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली और भी नागार्जुन की सारी कविताएं या फिर नेट सिलेबस की जितनी भी विषय हैं या फिर जितने भी यूनिट के लगे हुए टेक्स्ट हैं या फिर जो भी टॉपिक हैं उस पे वीडियो आती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।